नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और बिजनेस न्यूज़ और आपको समझाएंगे सिंपल लैंग्वेज में और उस न्यूज़ का क्या फ़र्क पड़ता है आपके लाइफ पर और आपके पॉकेट पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। ये है डाउनसाइड रिस्क वे ऑन ग्रोथ फोरकास्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है हमारे। अब इसमें बात हो रही है डाउनसाइड रिस्क। ये वो रिस्क है जिसकी वजह से कोई भी प्रेडिक्शन या जो हमारे लेट्स से एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिगड़ सकते हैं, डाउनसाइड है। तो इंडिया की इकोनॉमी अभी भी रोबस्ट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डाउनसाइड रिस्क जो है अभी भी अपसाइड जो रिस्क है उसको आउटवे करते हैं। मतलब ऊपर जाने के जो रिस्क है, जो चांसेस हैं, उससे ज़्यादा नीचे ले जाने वाले रिस्क अभी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडवर्स वेदर, अभी आजकल आप एल नीनो के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा आप मॉनसून के फोरकास्ट को भी देख रहे होंगे, कितने ध्यान से देखा जाता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस बार मॉनसून जैसा भी होगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टिवेशन, ये सारी चीज़ें उससे अफेक्टेड होंगी। तो इन्फ्लेशन पे भी उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एडवर्स वेदर कंडीशन यहाँ पे इसी से पता चलता है कि हमारा इन्फ्लेशन का क्या होना है। इन्फ्लेशन के अलावा अब ये देखिए, इन्फ्लेशन से ही हम लोग डिसाइड करते हैं क्या इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे ये भी इस पे डिपेंड करेंगे। तो एक तरीके से ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है, जैसे खाली मॉनसून जो है कंट्रोल कर लेता है। रॉ मटेरियल्स, मॉनसून की वजह से हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। तो अभी आप देख रहे होंगे जीरा, इसके रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए थे और ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ग्लोबली। तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इससे फ़र्क पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करता है सिर्फ एक फैक्टर जो है एडवर्स वेदर, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल, इससे हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं बसेस, ट्रक से या फिर रेलवे से, तो हर जगह ज़्यादातर लेकिन डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है, क्योंकि ट्रक्स जो हैं वो मेजर शेयर है इनका ट्रांसपोर्टेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है इससे। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, लोन के रेट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो ये इसीलिए चिंता की बात है। इसके अलावा ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। अभी इंडिया में अभी बैंक्स बहुत रोबस्ट हैं, लेकिन बाहर आप देख रहे होंगे सिलिकॉन वैली बैंक, इसके अलावा सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट सूस, ये सारे बैंक्स काफ़ी बड़े क्राइसिस से होकर अभी गुजर रहे हैं। तो ये कंसर्न इंडिया के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कंसर्न है, इससे इंडिया को भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री है और बाकी देशों में जो भी होता है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने ये रीट्रेट किया है कि डाउनसाइड रिस्क ऑफिशियल फोरकास्ट है 6.5% रियल GDP ग्रोथ का FY24 में। ये डोमिनेट करेगा अपसाइड रिस्क को। आप समझ गए होंगे कि डाउनसाइड ले जाने के फैक्टर्स ज़्यादा हैं जीडीपी को अपसाइड ले जाने के फैक्टर्स से। तो 6.5% का जो फोरकास्ट है ये और कम हो सकता है, इसका सिंपल मतलब ये। अब इसमें ओपेक सरप्राइज प्रोडक्शन कट कर सकता है, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया और जितनी भी ओपेक कंट्रीज हैं ये मिलकर ज़रूर कम कर सकते हैं प्रोडक्शन को। इसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी तरीके से और भी कई अनसर्टेनिटीज है। तो इसमें आगे दिया गया है कि 6.5% का ग्रोथ प्रोजेक्शन है, ये इनलाइन एस्टिमेट है वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल में बताया था ये एक्सपेक्टेशंस रखे गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक द्वारा, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस IMF के भी हैं और RBI के भी हैं जो इसी रेंज में है। तो आप ये समझ गए होंगे इस आर्टिकल को देखकर कि अभी अनसर्टेनिटीज़ इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। अनसर्टेनिटीज़ मतलब हमें पता नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा वो अभी आए नहीं, तो कभी भी आ सकते हैं और उनको टाइम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि कब आए। तो इसे कहते हैं एक अनसर्टन इवेंट, जहाँ पे बहुत सारी कंटिजेंसी है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं और वो कंडीशंस भी हमें नहीं पता कि क्या है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है इस आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो व्यू है ये है ग्लोबल सिचुएशन,
कॉम्प्लिकेट हो गया है ग्लोबल सिचुएशन फाइनेंशियल क्राइसिस से, वॉर इन यूरोप अभी भी है, उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस अप्रैल से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस एंकर कर रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल भी डायरेक्टली लिंक्ड है इन्फ्लेशन से, ये इंटर रिलेटेड है, तो फिर और वॉर की वजह से भी ये चीज़ें इंटर रिलेटेड। इंडियन बैंक्स अब गुड न्यूज़ पे आता है, गुड शेप है और बैंकिंग क्राइसिस से अभी फिलहाल के लिए बचे हुए हैं और इम्यून। आते हैं अगले आर्टिकल पर। India's wheat aid to Afghanistan comes as a lifeline to millions. इंडिया ने व्हीट एड दिया है अफगानिस्तान को और ये एज अ लाइफलाइन वर्क कर रहा है मिलियंस ऑफ अफगानी लोगों के लिए। ये बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। यहाँ पर इस आर्टिकल को फ्रेज किया गया है इस तरीके से, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। गफ़ार नाम का एक इंसान है 25 साल का, और फूड एड जो है ये भेजा जा रहा है इंडिया से दूसरी कंट्रीज़। ये फर्स्ट लाइन आप देखिए, क्योंकि जो लाइफ लाइन है वॉर टॉर्न और इकोनॉमिकली रैवेज कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, इसकी वजह से हमें भेजना पड़ रहा है उन्हें हेल्प। अब यूएस ने विड्रॉ कर लिए थे अपने ट्रूप्स कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से, और उसके बाद तालिबान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन तालिबान ऐसा दिख रहा है कि कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने की, क्योंकि इंडिया ने आज तक अफगानिस्तान की कई तरीक़ों से हेल्प की है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म हेल्प है। जैसे कि उनके लिए डैम बनाना, उनके लिए क्रिकेट स्टेडियम उन्हें देना, और इस तरीके से अभी फूड प्रोग्राम में उनकी मदद करना। तो इंडिया नॉट वेरी मतलब कोई सेल्फिश मोटिव्स के बिना आप कह सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की और उनके लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। वहाँ पे ड्राउट्स भी हो रहे हैं कंट्री में, फ्लड भी हो रहा है एक जगह पे, अर्थक्वेक्स भी आ रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो ऑलरेडी डिस्प्लेस थे, अब उन्हें खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, और लिविंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई हैं और इनह्यूमन हो गई। तो इंडिया यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए स्टेप्स उठा रहा है, और ये हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, और इससे हमारी जो सॉफ्ट पावर है, इमेज है, ये भी और बेटर होगी पूरी दुनिया में। इसके बाद आते हैं अगली खबर पर। यह है स्टॉक मार्केट्स लाइकली टू स्टे रेंज बाउंड एज वैल्यूएशन फ्रॉड एप्स। अब बहुत लोगों को ये टाइटल कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत ही सिंपल है। इंडियन मार्केट्स इसमें कहा जा रहा है कि अभी भी रेंज बाउंड रह सकते हैं। इस आर्टिकल का ये कहना है, ये हमारा व्यू नहीं है नियर टर्म में, क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स बहुत हैं। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट से थोड़ा मिलता हुआ है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्म क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, ये सेंटिमेंट को चेक में रखेगा, और वैल्यूएशंस इसकी वजह से इंडियन कंपनीज के रीजनेबल ही रहेंगे। तो कई जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट अभी भी किसी बुल रन में नहीं जाने वाला, रेंज बाउंड रहेगा, जैसा कई टाइम से, एक साल से है रेंज बाउंड। 18,000 के रेंज में हमेशा चलता रहता है, 17-18,000 के रेंज में ऊपर और नीचे। तो इस तरीके से जो रीजंस दिए गए हैं वो अभी भी सेम है। मुझे लगता है आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो 2 रीजंस इसमें भी बताया गया वो है रेट हाइकिंग साइकिल, फेडरल रिजर्व रेट हाइक कब बंद करता है, और इसके बाद डिटेरियोरेटिंग ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक भी वीक है। क्यों? मतलब ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक का मतलब ओवरऑल कंबाइंड जो इकोनॉमीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, कंट्रीज़ हैं, ऑन एन एवरेज कितना ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। इसमें हेडविंड्स क्या दी गई हैं, आप इस आर्टिकल को अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आपके लिए यही बहुत काफ़ी है। अगर आप इसको पढ़ें तो मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। इसमें हेडविंड्स क्या है? एल नीनो, पुअर रेनफॉल हो सकता है, करंट इन्फ्लेशन फोरकास्ट, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। ये चीज़ें तो मुझे लगता है अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको अब तक रट गई होंगी कि ये चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, इसके अलावा टेलविंड्स अच्छी चीज़ें क्या हैं? यहाँ है कमोडिटी प्राइसेस, ये कम हो रही है। आप देखेंगे डिफरेंट कमोडिटीज़ की। मैं यहाँ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात वैसे नहीं करूँगा, लेकिन क्रूड ऑयल को छोड़कर अगर हम नेचुरल गैस भी देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा
अप ट्रेंड में ही, डाउन ट्रेंड में ही है। इसके साथ बेस मेटल्स भी अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। इंफ्रा और केपेक्स पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट पुश है। और इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, बैंक्स की बैलेंस शीट भी बेटर है। और PLI, चाइना +1 और डिजिटाइजेशन, इसकी वजह से कैपेक्स रिवाइवल हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अलावा चाइना +1, जो चाइना और ताइवान की जो पॉलिसी है, और डिजिटाइजेशन, ये चीज़ें मदद कर रही हैं हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको किसी टॉपिक पर इलाबोरेट वीडियो चाहिए